सभी डिजिटल लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू पीएम डिजी क्लाउड चैनल। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा टॉपिक कवर अप करना चाहता हूं जो कि मुझे ऐसा लगता है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टॉप मोस्ट आईटी इंडस्ट्रीज है या एनी आईटी इंडस्ट्रीज, उसमें टॉप प्रायोरिटी पे ये नॉलेज होना हर किसी, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो मैनेजर्स हों, उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन और ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ये एक ऐसे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपके पर्टिकुलर सोल्यूशन को नॉट ओनली बेस्ट बनाते हैं बट दे ऑल्सो सेट अ काइंड ऑफ स्टैंडर्ड विच मे बी फॉलोड बाई ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ना कि ये आपके पर्टिकुलर क्लाइंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करता है, बल्कि ये दूसरे और भी अच्छे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बिकॉज दीज क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एक्चुअली डिफाइन द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर योर रिक्वायरमेंट्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज प्रशांत मालविया। मैं 2008 से आईटी इंडस्ट्रीज में काम कर रहा हूँ। सर्टिफाइड एज्योर आर्किटेक्ट हूँ। AZ303 एंड AZ304 दोनों ही एग्जाम मेरे पास आउट हैं। सन सर्टिफिकेशन जावा प्रोग्रामिंग जो कि मैंने बहुत पहले की थी। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड आई हैव आल्सो डन पीजी टेक फ्रॉम सीटेक बैंगलोर। सो रेस्ट एश्योर्ड यू आर इन सेफर हैंड एंड यू विल बी एबल टू गेन गुड नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आईटी इंडस्ट्रीज में रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझा जाए तो जो हमारे क्लाइंट हैं, जिनके लिए हम सॉल्यूशन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को, तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझना ही एक तरीके से रिक्वायरमेंट कह सकते हैं, क्योंकि उन प्रॉब्लम्स को हम लोग नोट डाउन करते हैं कि एक्चुअल में कस्टमर की नीड क्या है, वो किस प्रॉब्लम को अपने लिए रिजॉल्व होने के लिए देख रहा है, जिसके थ्रू उसका बिजनेस और भी अच्छा रन होगा या उसके बिजनेस की नीड कंप्लीट होगी। जो वो डिज़ाइन करना चाहता है अपने बिजनेस नीड को, उसके लिए जो भी वो कंडीशंस बताता है या उसके लिए जो भी वो नीड बताता है, उन सभी को एक्सेल या एज एन यूज केसेस एज एन नोट पैड एवरीथिंग जो कंपनी सोल्यूशन देने जा रही है, उन सभी चीज़ों को नोट डाउन किया जाता है, अच्छे से उनका एनालिसिस किया जाता है, उनके इनपुट आउटपुट, बीच में जो कंडीशंस हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें डिफाइन की जाती हैं अच्छे तरीके से। और उसके बाद उस सोल्यूशन को जो भी हम लोग डिलीवर करना जा रहे हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे लेटर ऑन डिज़ाइन या डेवलप किया जाता है एंड प्रोडक्शन पे लॉन्च किया जाता है उस पर्टिकुलर आईटी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। सो फॉर एन एग्जांपल, कोई भी बैंक है, कोई भी टेलीकॉम्स है, वो अगर अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं, वो ट्रैक करना चाहते हैं, वो रिपोर्टिंग जनरेट करना चाहते हैं, वो कोई पर्टिकुलर वेबसाइट बनाना चाहते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जो उनकी है और उसमें क्या फंक्शनलिटीज़ डेवलप करनी है, क्या उनकी नीड है, वो सभी चीज़ों को हम लोग नोट डाउन करते हैं एज एन रिक्वायरमेंट। तो इन जनरल लाइक अगर आप रिक्वायरमेंट्स की कैटेगरीज या टाइप्स देखोगे तो 3 टाइप उसके होते हैं रिक्वायरमेंट के, जिसमें एक होती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट की एक्चुअली में फंक्शनलिटी क्या देनी है उस एप्लीकेशंस में, जो कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करती होगी। दूसरी है डोमेन रिक्वायरमेंट। देखिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट मोस्टली जो यूज़र्स होते हैं उस एप्लीकेशंस के, मेन यूज़र्स जिनके थ्रू वो मेन एंड यूज़र्स की बात नहीं कर रहे हैं, मेन यूज़र्स मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके थ्रू ये रिक्वायरमेंट्स आ रही है या वो उस कंपनी को बिलोंग करते हैं जिनके लिए वो आईटी इंडस्ट्री सोल्यूशन डिज़ाइन करने जा रही है। एंड यूज़र का मतलब वो जो इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। फॉर एन एग्जांपल कि अगर BSNL की वेबसाइट हम बनाते हैं तो BSNL के जो मेन कस्टमर है, जो वो वेबसाइट में क्या क्या बनवाना चाहते हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ में, तो वो एक्चुअली में मेन यूज़र्स हो गए, या और जो एंड यूज़र्स होंगे, जो BSNL के एक्चुअली में कस्टमर्स होंगे जो इस एप्लीकेशन को यूज़ करने जा रहे हैं, वो एंड यूज़र्स हो जाएंगे। डोमेन रिक्वायरमेंट्स कभी भी स्पेसिफिक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है, ये एक डोमेन है। पर्टिकुलर अगर टेलीकॉम का डोमेन है तो उसमें एज एन स्टैंडर्ड क्या क्या चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी चीज़ें डोमेन के अंदर में आ जाती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि बिना इसके बेस्ट सोल्यूशन डिज़ाइन नहीं हो सकता है, जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं, उनको हम अभी समझते हैं।
देखिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया कि जो यूजर्स के थ्रू आएंगे, है ना, और क्या क्या फंक्शनलिटीज उस एप्लीकेशंस में होनी चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वेब हो, चाहे किसी भी टाइप के डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो, उसमें वो क्या एक्चुअली में फंक्शनलिटीज डिफाइन करना चाहता है यूजर्स, वो ये बताएंगे। उन सभी चीज़ों को फंक्शनल रिक्वायरमेंट में रखेंगे। डोमेन रिक्वायरमेंट्स में एज पर डोमेन जो भी बाय डिफॉल्ट रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं वो सारी कवर अप हो जाएंगी। नाउ विल टॉक अबाउट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। दीज आर द क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, और इन सभी को हम लोग समझते हैं कि ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है। इनको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इसलिए कह रहे हैं हम लोग क्योंकि ये यूजर्स नहीं बताता है, ना ही ये किसी डोमेन में आती है। ये एक ऐसे स्टैंडर्ड है जो आईटी इंडस्ट्रीज को फॉलो करने ही करनी चाहिए किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई एप्लीकेशन को बना रहे हैं, जैसे IRCTC की वेबसाइट है, अब वहाँ पे जाके आप अपने टिकट ही नहीं बुक कर पाए, या बुक माई शो है, आपको मूवीज़ के टिकट बुक करने हैं, आप के 100 में से 50 यूजर्स कर पा रहे हैं, 50 यूजर्स नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो जो नीड है, अगर उनकी एकदम से नीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कई और कस्टमर्स आते हैं और वो टिकट लेना चाहते हैं या टिकट बुक करना चाहते हैं और सिस्टम भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर क्या मतलब ऐसे सोल्यूशन को डिज़ाइन करने के लिए? क्योंकि उनका बिजनेस जितना ज़्यादा ग्रो कर सकता था, जितना रेवेन्यू अर्न कर सकता था, वो आपके सोल्यूशन के थ्रू ठीक ठाक चल रहा था, मतलब कुछ हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में जो वो परफॉर्मेंस दे सकता था वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहा है वो। और अदर थिंग्स लाइक सिक्योरिटी बाय डिफॉल्ट कैटर होनी ही होनी चाहिए, है ना। तो क्या क्या ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और मैं तो ये कहता हूँ आप किसी भी रोल पे हो, ये नॉलेज आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि आपको होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल है पोर्टेबिलिटी इसका। देखिए, अगर आप सोल्यूशन डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी अपने कस्टमर के लिए, तो वह ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीन स्पेसिफिक। देखिए, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जावा के सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने का, देखिए सबसे मेन एग्जांपल यही था कि वो किसी भी मशीन पे उसका डिज़ाइन किया हुआ सोल्यूशन चलता था, अगर वहाँ पे वर्चुअल मशीन है। और हर ज़्यादातर हार्डवेयर के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए उन्होंने अपने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर दिए, तो जिसकी वजह से वो कहीं पे भी आपका सोल्यूशन एक बार आप कोड करिए, आपके लिए हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग सोल्यूशन आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे। ठीक है, तो मीन आप जो भी सोल्यूशन आईटी इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं अपने कस्टमर के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर लैपटॉप में चल रहा है पर कंप्यूटर में नहीं चल रहा है किसी और। उसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम कर रहे हैं, वो सभी के मशीन का कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, लेकिन किसी कॉन्फ़िगरेशन में चल रहा है, वो किसी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं चल रहा है। मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट आप दे सकते हो जो कि हर ज़्यादातर लैपटॉप और कंप्यूटर्स में फॉलो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लीट है उसके बाद भी कोई स्पेशल एक अलग से फैक्टर आ जाना चाहिए जिसकी वजह से वो सोल्यूशन नहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो पोर्टेबिलिटी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपका ऐसा सोल्यूशन आप डिज़ाइन करके अपने कस्टमर को दे रहे हो जो एटलीस्ट हर जगह चलेगा। उसको ये रिक्वायरमेंट की टेंशन नहीं होगी कि भाई सब कुछ स्पेसिफिकेशन सेम होने के बाद भी लास्ट टाइम कोई सरप्राइज मिल जाएगा कि कोई कॉन्फ़िगरेशन आपकी मशीन में किसी और चीज़ के लिए मिसिंग है और उसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। ठीक है, वेब रिस्पॉन्सिवनेस, कुछ लोग कहते हैं कि पोर्टेबिलिटी का पार्ट होना चाहिए। वेब रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये है कि आपने जो एक वेबसाइट एप्लीकेशन डिज़ाइन करी है वो आप मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में भी ओपन कर रहे हो तो भी वो लेआउट वगैरह सब कुछ सही हो जाना चाहिए। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल, मतलब सबसे बड़ा अच्छा सोल्यूशन बूटस्ट्रैप के थ्रू फॉलो हो जाता है। वो भी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वेब रिस्पॉन्सिवनेस एप्लीकेशन, चाहे टैबलेट में यूज़ करिए, चाहे आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में, तो इसका आप सबसेट कह सकते हो कि वो होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोच लीजिए कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर बंदा किसी जरूरी वजह से बाहर है और उसको कुछ अप्रूवल्स देने हैं उसके लिए, पर वो क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन का पेज साइज है, मतलब यूआई पॉइंट ऑफ व्यू से खाली मैं कह रहा हूँ कि वो मोबाइल में दिखता ही नहीं है और वो अप्रूवल ही नहीं दे सकता है। मतलब उसके लिए या तो ऑफिस जाना पड़ेगा या अपना लैपटॉप या कंप्यूटर कैरी करना पड़ेगा जिसमें वो पर्टिकुलर डिज़ाइन दिखाई दे सकती है, तो वो भी सही सोल्यूशन नहीं होता है। दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि कई बार जैसे आप बहुत ज़्यादा डाटा नीड आपकी टाइप की वेबसाइट होती है, तो ज़रूरी नहीं होता है कि उसके लिए वो रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन बनानी ही पड़े आपको। लेकिन मोस्टली आज के ज़माने में 99% स्टैंडर्ड ये है कि रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन ही आपको बनानी चाहिए, क्योंकि मोबाइल का यूसेज इतना ज़्यादा हो गया है, टैबलेट का यूसेज इतना ज़्यादा हो गया है कि आप जो आपके कस्टमर है वो कहीं से भी एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहेंगे किसी भी डिवाइस के थ्रू। ठीक है, तो आपका लेआउट ऑटोमेटिकली फिट हो जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अवेलेबिलिटी। देखिए, अवेलेबिलिटी को समझने के लिए आपको इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि आपसे कोई पूछता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, मतलब वो कितनी ज़्यादा टाइम अवेलेबल है,
तो एज एन एग्जांपल आप ये समझिए, अगर आप ये भी कहते हैं कि नहीं हमारी एप्लीकेशन 99% अवेलेबल है, मतलब आप जब भी जाओगे आपकी वेबसाइट ओपन होगी और यू विल बी एबल टू एक्सेस द एप्लीकेशन, तो अगर आप 99% भी कहते हो तो इसका मतलब ये है कि आपके एप्लीकेशन में डाउन टाइम 3.65 डेज का है एक साल में, और एक दिन में कम से कम 14 मिनट के लिए आपकी एप्लीकेशन डाउन होती ही है। वो किसी भी वजह से हो सकती है, उसके लिए मतलब आप या तो आप मान लीजिए कोई फिक्स कर रहे हैं, कोई डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं आप, या कुछ पैचिंग करनी है, वो सारी चीज़ें कवर अप होती हैं। तो आप ये देखिए अगर 99.99% भी आपकी अप टाइम है, और ये सब टर्म्स क्लाउड में जब हम लोग यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि क्लाउड में इनके बेसिस पे ही आप अवेलेबिलिटी जोन्स बनाओगे, अवेलेबिलिटी सेट्स बनाओगे, ताकि आपकी एप्लीकेशन सबसे मिनिमम टाइम के लिए डाउन टाइम हो, क्योंकि बहुत से ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पर सेकंड तक में उनका कई बिजनेस का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो because they want every second 24 hours to make their application up. However, 100% uptime is like kind of irrelevant nowadays. So mean uptime and especially also mean जितने ज़्यादा टाइम तक आपकी एप्लीकेशन अप है उसका मतलब भी अवेलेबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है, लेकिन अप टाइम डज नॉट मीन लाइक दैट मच टाइम इज द एप्लीकेशन इज अवेलेबल। सो 99.99% का मतलब भी यही है कि 8.6 सेकेंड के लिए आपकी एक दिन में डाउन टाइम थी एप्लीकेशन। ठीक है, मोस्टली मीन रिकमेंडेड ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी 99.999% हो। मीन इससे ज़्यादा भी अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन एज यू नो मीन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इतनी बड़ी एप्लीकेशन होती है, इतने ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं कि ऐसा अचीव करना हार्डली मतलब काइंड ऑफ इम्पॉसिबल होता है। हालांकि आप आजकल जैसे ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं, पर फिर भी उसमें क्या होता है कि एक अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट ऑलरेडी सेशंस बना के रखे हुए, स्टेटलेस आर्किटेक्चर वगैरह आप सब फॉलो कर रहे हो, तो भी उसमें क्योंकि स्विचिंग करते हो, मतलब ब्लू में आपका ऑलरेडी यूजर्स थे, ग्रीन में आपने ऐप कर दिया है सर्वर्स में, तो भी वहाँ पे जो सेशन ऑलरेडी बने हुए हैं वो लॉस हो जाएंगे यूजर्स के, और उसको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा मतलब सिस्टम में। हालांकि उसका डाटा नहीं मतलब डिस्कार्ड होगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इवन सेव एज अ ड्राफ्ट और जो भी आप सबमिट करोगे वो सब डाटाबेस में मेंटेन रहेगा, परसिस्टेंस रहता है। लेकिन ये मतलब होता है अवेलेबिलिटीज़ का। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग सिक्योरिटी बाय डिफ़ॉल्ट। बहुत लेवल की सिक्योरिटीज़ होती हैं, और उन सिक्योरिटीज़ के आपकी एप्लीकेशन की मतलब क्रिटिकलिटी के बेसिस पे आप डिफ़ाइन कर सकते हो। जब से आजकल वैसे भी प्राइवेसी के रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं ऑल ओवर कंट्रीज़ में, तो आप समझ सकते हो कि आपका डाटा सिक्योरिटी हो, चाहे एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड पॉइंट सिक्योरिटी हो, या नेटवर्क की सिक्योरिटी हो। मीन इवन दो इफ़ यू आर डिजाइनिंग एनी सोल्यूशन फॉर गवर्नमेंट, इट इज अटर मोर इम्पॉर्टेंट लाइक you follow the security framework and cover up all the security points and no loophole please over there। ठीक है, मेंटेनेबिलिटी मीन्स कि देखिए वही है कि अगर आप कोई पैचिंग अपने डिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे या डिपेंडेंट फिजिकल मशीन्स में लगाने जा रहे हो, और उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन डाउन हो गई या काम करना बंद हो गई, तो उस एप्लीकेशन को भी सोल्यूशन को डिज़ाइन करने का कोई मतलब नहीं। उन सब की चीज़ों से वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो चेंजेस किसी न किसी हर सॉफ्टवेयर किसी न किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है, और हर सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि आजकल जितनी भी लैंग्वेजेस आ रही हैं, जितने भी हम लोगों के एनवायरनमेंट्स आ रहे हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए सोल्यूशन, वो सभी ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ों को कैटर करते हैं, ताकि उस पर डिपेंडेंसी एक तरीके से किसी भी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ अपडेट चलते रहेंगे, उनकी वजह से अपनी एप्लीकेशन डाउन नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जैसे आप कोई अच्छी फंक्शनलिटी अचीव करना चाहते थे, वहाँ पे पुराने किसी मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल जावा या जावा के वर्जन से आपने वो चीज़ें बनाई और वो कोड डिप्लिकेटेड हो गया है, तो मे बी वो एप्लीकेशन तो चलेगी, लेकिन कभी कभी ये मस्ट हो जाता है कि आप अपनी एप्लीकेशन का भी वर्जन उसके लिए अपग्रेड करें, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के वर्जन पे डिपेंडेंसी आपकी एप्लीकेशन के सोल्यूशन की है। ठीक है, तो ये होता है मेंटेनेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए रिलायबिलिटी एक तरीके से अवेलेबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, इसमें आप दो फॉर्मूले ये देखिए कि एक मैंने ये दिया हुआ है जो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, एक इसकी रिलायबिलिटी की कई मैट्रिक्स होती हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती हैं, MTBF, अनदर वन इज MTTR। लाइक देखिए अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना ज़्यादा लेस टाइम पे आपका मतलब डाउन टाइम रहा था, लेकिन जितने टाइम एप्लीकेशन आपकी अप है
और जिस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए एप्लीकेशन बनाई गई थी वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी का ऑब्जेक्टिव मीन जो इनपुट और दे के फंक्शनैलिटी के एग्जीक्यूशन होने के बाद जो आउटपुट एक्सपेक्टेड वो हो रहा था कि नहीं हो रहा था। मान लीजिए आपको रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, वो रिपोर्ट में इतना ज़्यादा हैवी डाटा हो गया है कि आपने जो सेशन सेट किया था 10 मिनट्स का या 15 मिनट्स का वही टाइम आउट हो गया और एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं हुई, तो वो रिलायबल नहीं है एप्लीकेशन आपकी, ठीक है। तो मीन ऑल्सो लाइक सपोज किसी वजह से फेलियर हो गया है एप्लीकेशन के किसी सर्वर पे और उस पर आपका रिस्पॉन्स जा रहा है, इंटरनल एरर आपकी वापस आ जा रही है या पेज जो भी है वो एरर आपके सर्वर्स में देता जा रहा है, ठीक है। तो आप कितना ज़्यादा टाइम ले रहे हो उसको रिपेयर करने के लिए, वो एक फैक्टर भी एक जज करने के लिए होता है रिलायबिलिटी को, ठीक है। तो रिलायबिलिटी ये कि एप्लीकेशन तो आपकी यहाँ पे है लेकिन जिस फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए एग्जीक्यूशन होना था वो पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो पाया कि नहीं हो पाया, उसका जजमेंट ही रिलायबिलिटी में होता है। आते हैं स्केलेबिलिटी पे। देखिए स्केलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके यूज़र्स की डिमांड, मतलब जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन की लीजिए या किसी न किसी उसमें फेस्टिव सीजन्स में उनकी यूज़र कॉन्करेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और तब ये टाइम होता है उनके लिए डिसीजन लेने का कि हम जो मेमोरी या कंप्यूटेशन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं एज एन CPU और एज ए रैम वो हम इंक्रीज़ करें, ठीक है। तो वहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक स्केल अप और एक स्केल आउट। स्केल अप का मतलब है कि उसी पर्टिकुलर आपके इंस्टेंस में जो भी आपका प्रोडक्शन में जो सर्वर है वहाँ पे आपने CPU और रैम को बढ़ा दिया उस पर्टिकुलर मशीन में ही, उसे कहेंगे हम स्केल अप। मतलब ताकि जितने ज़्यादा यूज़र्स आ रहे हैं उनके लिए उतनी स्टोरेज बन जाए, उतना कंप्यूटेशन आसानी से हो जाए और सिस्टम में स्लोनेस ना आए, ठीक है। स्केल आउट का मतलब ये होता है कि आपने वही सेम इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका सर्वर में था, मान लीजिए 4 CPU एंड 16 GB रैम, वही सेम सर्वर आपने एक और ऐड कर दिया, ठीक है। तो सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आप 1 बाय 1 ऐड करते चले जा रहे हो नीड के बेसिस पे, तो उसे कहते हैं स्केल आउट। तो डेफिनेटली स्केल आउट अगर आप कहेंगे तो और भी एप्लीकेशन आपकी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन एज एन आई टोल्ड यू कि कॉस्टिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ये सब डिसीजन लेने के लिए और आपकी हिस्ट्री के बेसिस पे भी आप जज कर सकते हो कि आपकी कॉन्करेंसी की क्या नीड है। हालांकि मॉनिटरिंग इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सपोर्ट टीम की कि वो पर्टिकुलर टाइम पर मॉनिटर करें और सही डिसीजन अपने मैनेजमेंट को डिस्कस करके ले सकें। हाँ, लेकिन स्केलेबिलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर यूज़र्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, हार्डवेयर पे डिपेंडेंसी तो आ रही है लेकिन आपकी एप्लीकेशन का सोल्यूशन भी इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से होना चाहिए कि वो फैक्टर मतलब कोड इतने ज़्यादा अच्छे से आपने बनाना चाहिए कि एप्लीकेशन उसमें भी स्लोनेस नहीं होनी चाहिए कि अगर हार्डवेयर भी बढ़ेंगे उसके बाद भी एप्लीकेशन स्लो हो रही है तो मतलब आपके उसमें कहीं ना कहीं कोड में प्रॉब्लम है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग वगैरह आप अच्छे से आइए, स्ट्रेस टेस्टिंग करिए, लोड यूज़र की टेस्टिंग करिए। तो आप पहले से ही ऑलरेडी अपने डेवलपमेंट या टेस्टिंग इन्वायरमेंट में अगर आपने टेस्टिंग कर लिया, हालांकि इसके लिए एक डेडिकेटेड अलग इन्वायरमेंट बनाया जाता है, उसमें आपने अगर टेस्टिंग कर ली ऑलरेडी, आपने देख लिया कि नहीं 20,000 या 30,000 या 40,000 यूज़र जो भी आपकी नीड है उसके बेसिस पे भी एप्लीकेशन सही चल रही थी, परफॉर्मेंस सही आ रहा था, रिस्पॉन्स टाइम सही आ रहा था, तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि आने वाले कल में मैं मतलब जो भी डिसीजन लेना है आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बेसिस पे क्विकली डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। परफॉर्मेंस इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑलवेज, लाइक आपको CPU या मेमोरी का यूटिलाइजेशन वगैरह चेक करते रहना चाहिए। अपने एप्लीकेशन में कोई भी फंक्शनलिटी चल रही है इसके लिए कई वेरियस लेवल्स की टेस्टिंग की जाती है और उनमें यही चीज़ उनका खुद का स्टैंडर्ड हर कंपनी का होता है कि हम क्या अचीव करना है और उस टेस्टिंग में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि हर फंक्शनलिटी को रन करने में कितनी ज़्यादा मेमोरी हो रही है, कितनी CPU हो रही है, इट इज़ एज पर SLA और नॉट। सो दोज थिंग्स आर डिफाइंड एंड कवर अप इन दी परफॉर्मेंस थिंग्स, राइट। क्योंकि अचानक से अगर कोई चीज़ प्रोडक्शन में होगी और आपने पहले ही टेस्टिंग में पकड़ा हुआ था 95% 90% यूटिलाइजेशन और उसके बाद भी आपने प्रोडक्शन में भेज दिया है, तो जैसे ही लोड बढ़ेगा तो वो एप्लीकेशन तो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको टेक केयर करने चाहिए। रीयूजेबिलिटी, एप्लीकेशन को जब आप बना रहे हो तो नॉट ओनली जो सोल्यूशन आप डिज़ाइन कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि एक्सेल डाउनलोड अपलोड का फीचर है, PDF क्रिएशन का फीचर है, कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें होती हैं जो हर एप्लीकेशन में यूज़ होती हैं, या आपके वहाँ पे ऐसा मतलब इंडस्ट्री है जहाँ पे इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आप कोई यूटिलिटी बना दीजिए एप्लीकेशन की और उस यूटिलिटी को आप होस्ट कर दीजिए या यूटिलिटी को एज ए जार बना दीजिए, यूटिलिटी को एज ए पैकेज बना दीजिए कोई भी कोड का है, ताकि हर एप्लीकेशन अगर वही सिमिलर चीज़ बनानी है तो उसको बार बार ना बनाना पड़े बल्कि उसको रीयूज़ कर सके, ठीक है। उनको खाली इनपुट पैरामीटर चेंज करना, उसके बाद भी आउटपुट पैरामीटर जो उनको चाहिए था वो मिल जाएगा,
ठीक है। तो ये पॉइंट होता है रीयूजेबिलिटी में, क्योंकि ये टाइम बहुत सेव करता है और एक स्टैंडर्ड कोड सेट करने में, क्विकली डिप्लॉयमेंट करने में कस्टमर को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये तो हर इंडस्ट्री को फॉलो करना ही करना चाहिए। उसके बाद आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कल को अगर आप एप्लीकेशंस में आप जैसे हम लोग एक डिज़ाइन पैटर्न्स का अलग से सीरीज़, मतलब मैं एक लेक्चर बना दूंगा जिसमें आप ये देखेंगे कि अगर आप इंटरफेसेस के थ्रू आप मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का एक जावा में बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है। हालांकि मैं जानता हूँ कि कई लोग हो सकता है इसमें चैनल पे ऐसे आए जिनको जावा से बैकग्राउंड नहीं होगा, तो मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि अगर आपने अपने कोड को इस तरीके से बनाया है कि कल को अगर उसमें कोई एडिशनल फंक्शनलिटीज़ देनी है या इम्प्रूवमेंट करने हैं, तो आपको उस पर्टिकुलर फंक्शन में जाके इम्प्रूवमेंट ना करना पड़े, बल्कि आप कोई भी नई चीज़ ऐड करना चाहते हो या इवन तो आपको अगर उसमें चेंजेस भी करने हैं, ठीक है, तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि आप खुद ही कॉन्फिडेंस पे नहीं आ रहे हो कि प्रोडक्शन में चलेगा कि नहीं चलेगा। और उसके लिए क्या करना चाहिए कि आपके यूनिट टेस्ट केसेस बहुत अच्छे होने चाहिए। तो जैसे ही अगर आप कुछ गलत करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूनिट टेस्ट केस आपका फेलियर होगा, और जब आप सही कर देंगे उसको यूनिट टेस्ट केस पास होने लग जाएगा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ करिए कि आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट अप्रोच को फॉलो करिए, जिसमें आप सबसे पहले जो जे यूनिट लिखेंगे या टेस्ट केस एन यूनिट लिखेंगे, अगर डॉटनेट फॉलो करते हैं, यूनिट मतलब टेस्ट केस होना जरूरी है, जिसको आप जब लिखेंगे तो वो सबसे पहले फेल होगा। उसको पास करने के लिए आप जो सोल्यूशन लिखेंगे वो अगर पास हो गया तो इसका मतलब आपने जो सोल्यूशन डिज़ाइन किया वो एकदम सही है। और आने वाले कल में कोई अगर नया यूजर्स भी आता है उसको मॉडिफाई करता है तो वो फेल होगा, और उसको जब वो सही करेगा तो वो पास हो जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है एक तरीके से कि आप कभी भी जब चाहें उस एडिशनल सोल्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाद भी प्रोडक्शन में कहीं और किसी फंक्शनलिटी में इम्पैक्ट नहीं आएगा कि वो बग या सिवियरिटी 1 या 2 डिफेक्ट के रूप में प्रोडक्शन में आएगा, जिसकी वजह से एप्लीकेशन को बंद करना पड़ सकता है या सही करने के लिए डाउन टाइम लेना पड़ सकता है, या आप वो जो एक्चुअल में यूज़र की नीड थी बहुत ज़्यादा अर्जेंट प्रायोरिटी पे आई थी उसको डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद आते हैं एक्सटेंसिबल। मीन फ्लेक्सिबिलिटी एक्सटेंसिबल मैंने दोनों पॉइंट इसलिए लिख दिए थे यहाँ पे क्योंकि कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। एक्सटेंसिबल का मतलब सिंपल इतना है कि आप एग्जिस्टिंग कोड में कोई चेंज नहीं कर रहे हो, बल्कि आप कोई नया फीचर ऐड कर रहे हो तो वो बहुत आसानी से ऐड करो और लूज कपलिंग हो, एक तरीके से बहुत ज़्यादा टाइट कपलिंग ना हो आपस में कि आप उसको लिख रहे हो उसकी वजह से एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी की भी मतलब ऑलरेडी जो बनी बनाई थी उसमें भी कुछ डिफेक्ट आ जाए, ठीक है। तो वो एक्सटेंसिबल चीज़ों में मतलब उस पर्टिकुलर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को आप एक्सटेंसिबल कह सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने ऑलरेडी देखिए कवर कर दिए हैं, और ये आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे या अपनी एप्लीकेशन को इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बनाएंगे एप्लीकेशंस, और इनके वेरियस लेवल की टेस्टिंग होती है। मैं एक अलग से एक लेक्चर और बना दूंगा कि उन सब चीज़ों को जो भी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताए हैं इनकी टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है, ताकि आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों की टेस्टिंग करके अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को जब आप ऑलरेडी देंगे यूजर्स को तो that will be kind of best solution. मतलब not only that strong relationship will be built to that customer, but new customers will also be will come to you फॉर गेटिंग द सोल्यूशन। दैट्स हाउ मतलब आज के ज़माने में जो बहुत IT इंडस्ट्रीज है जो लंबे लंबे समय से चल रही हैं, और जो ट्रस्ट एक सर्टेनिटी है वो इसी वजह से आती है क्योंकि आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द चैनल। आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो डू कमेंट हियर और यू कैन मेल मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच।